वो स्टेट का हो चाहे वो यूपीएससी का, इससे ऊपर कोई एग्जाम नहीं है ना। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा कट थ्रोट है। उसके बाद जिंदगी का अपना नियम कानून है, बड़े हो चुके हैं आप लोग, ठीक है। जिस सोसाइटी में है वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक निश्चित समय तक ही आपको कोई विकल्प देगा, एक ऐसा समय आएगा कि ऑल्टरनेटिव रहेगा नहीं। फिर कल पेरेंट्स कहने लगेंगे क्या कर रहे हो, उसके बाद आप फिर सोचिएगा पीजी का, तो फिर 2 साल कहीं से कॉरेस्पॉन्डेंस में पीजी में ज्वाइन। आप पटना में है ना, नालंदा है, पीजी क्यों नहीं करते, ठीक है, लाइव है ना, तो रिकॉर्डिंग है, हाँ ठीक। तो वहां से कीजिए, एक सब्जेक्ट चूज कीजिए। देखिए ऑप्शनल का तो वेटेज खत्म हो चुका है अभी, आप ठीक है, खत्म हो चुका है, लेकिन क्वालिफाइंग है। यही बात एग्जैक्टली यूपीएससी में हुआ कि सीसेट आया तो सीसेट को लोगों ने नजरअंदाज करना शुरू किया, ठीक है। आज क्या हालत हो गया है, सीसेट की वजह से फेल हो जा रहे हैं स्टूडेंट यूपीएससी में। एग्जैक्टली यहाँ भी यही होगा, ऑप्शनल है, क्वालिफाइंग है। ऑप्शनल कॉपी कुछ नहीं लाए, कॉपी वॉपी आप दीजिए उनको, एक पेज एक कलम। बहुत मुश्किल से समय निकाल के आते हुए लग रहे हैं उस काम के लिए जिससे जीवन में सबसे बड़ा कुछ होने वाला है। कलम दीजिए इनको। अभी नहीं लिखा रहे कुछ, देखिए तो ऑप्शनल है, क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर वो चीज कैसा रहेगा कि सब कुछ करने के बाद उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब कहने, और कंपटीशन इतना तगड़ा है सरकारी नौकरियों में, ऊपर से आपके देश में करप्शन, सेटिंग, जुगाड़, जिसमें ये स्टेट सब अग्रणी है। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि वोट के, ऐसे में आप मान के चलिए कि आपका कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है। तो कोई चीज क्वालिफाइंग नहीं है। एक क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 100 क्वेश्चन, ठीक है। कट ऑफ किस तरीके से बढ़ रहा है पिछले 2-3 साल में, वो किस कारण से बढ़ रहा है, उस पर मंथन करना हम लोगों का आदत है। खास करके इन जगहों पे बिहार, यूपी, मंथन बहुत होता है। हमको पता है ये हो गया, हमको पता है वो हो गया, होना जाना कुछ नहीं। कहानी बस इतना है कि आपको पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। कहीं से भी कोई जुगाड़ का, गैस का, टाइम बॉम्ब का, एटम बॉम्ब का जो इधर होता है, ठीक है, जो क्लेम करते हैं, आजकल सोशल मीडिया आ गया है, यहाँ पे सलाह आपको नमक की तरह मिल रहा है। नमक भी उससे महंगा हो चुका है जैसे आज की तारीख में भारत में सलाह मिल रहा है। युवाओं, जिसको आप, जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं, का एक बहुत मेजर टाइम मोबाइल पे खाली रील देखने में बीत रहा है। उस रील में 100 आदमी 100 प्रकार की बातें आपके दिमाग में डाल रहा है। 24 घंटे का हिसाब किताब करें तो जब आप सोने जाते हैं तो हर मुद्दे पर 25 सलाह आपके दिमाग में रहता है, और कुल मिला के आप कुछ नहीं करते। एक समरी है तैयारी की प्रक्रिया का। एक पर एक क्रांतिकारी लोग हैं, मीडिया अपना टीआरपी बढ़ा रहा है, ठीक है, वीडियो पे वीडियो आ रहा है, कोई इधर दिख रहा है, कोई उधर दिख रहा है, आप लोगों के अंदर का भी खून खोल रहा है। 3 साल बाद पता चलता है कि उस सबसे कुछ नहीं होना है। जोक है, जो किसी शो में आ रहा है वो अपना काम कर रहा है, जो शो में बुलाया जा रहा है उसका टीआरपी बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग अपना समय और एनर्जी, ये पता चलने में लगता है 4 साल, ठीक है। कुल मिला के तरीका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, खास करके ये सब एग्जाम का, ठीक है। तो फिर वही बात है कि मतलब क्या करें, कैसे करें। अगर ये चीज आप लोगों के मन में क्लियर नहीं है तो डिस्करेज नहीं कर रहे हैं आप लोग, बच्चे तो है नहीं कि आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जाए, ठीक है। अगर आप बच्चे मानते हैं अपने आप को तो फिर आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, क्योंकि सिविल सर्वेंट एक बच्चा नहीं बन सकता है। और
कॉन्स्टिट्यूशनली भी या बायोलॉजिकली भी आप लोग बच्चे नहीं हैं, यू आर अ गुड नाइस डिसेंट अडल्ट ऑफ दिस कंट्री, यस और नो। तो फैक्ट इतना ही है, ठीक है, कि जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक एक जीवन क्या 7 जीवन में इस परीक्षा में नहीं हो। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 7 जन्म होता है ना, हर धर्म में अलग अलग प्रकार के नियम है, अलग अलग भगवान है, सबका डिपार्टमेंटलाइजेशन है, विभाग सौंपा गया है सबको अलग अलग तरीके से, कहीं एक ही है, कहीं 56 करोड़ है, जो भी है। कहने का मतलब इतना ही है कि जो आप कर रहे हैं का शोध, उस पर शोध कीजिए। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, उचित आदमी के साथ बैठकर, ठीक है, इस प्रोसेस को एक सामूहिक प्रक्रिया मत बनाइए, एक सरकारी काम मत बनाइए, सोशल प्रोसेस मत बनाइए, लिमिटेड लोगों तक रखिए, लिमिटेड लोगों से बात कीजिए, लिमिटेड लोगों से सलाह लीजिए। अगर आपको हर कोई सलाह देता है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलिएगा, जब हम पूछेंगे तो बोलना है, मेक द थिंग्स इंटरैक्टिव। अगर आपको हर कोई सलाह दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक और मतलब हुआ, आप सबसे कम जानकार। अगर आपको कोई भी सलाह दे सकता है, और अगर आपको किसी भी सलाह से, ठीक है, आप प्रभावित हो जाते हैं, इसका एक मतलब तो ये भी है कि कंफ्यूजन होगा, डिलेमा होगा। दूसरा मतलब ये भी है, इसमें पोडियम को भी यहाँ पे रखिए, फिर इस साइड में, ठीक है, तो वो सब हो जाएगा। इसका एक और मतलब है, दूसरा वाला, कि आपको सबसे कम जानकारी, ये सब मत किया कीजिए, ठीक है। एक मेरे कहने का मतलब 2 ही 3 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि नो शॉर्टकट। ये सब थोड़ा सा विल टेक 5 मिनट्स, उसके बाद सीधा हम अपने मुद्दे पे जंप करेंगे, ठीक है। नो शॉर्टकट, लिमिटेड टॉकिंग्स, 2 चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 99% केस में जो तैयारी करने वाले लोग हैं, उनका 99% का रिजल्ट कभी नहीं आता है, सिर्फ इस 2 चीज की वजह से। आप खुद अपने अंदर झांकिए, आप भी कहीं ना कहीं इसी चक्कर में रहते हैं, ठीक है। इनके यहाँ जाएंगे तो वो हो जाएगा, उनके यहाँ जाएंगे तो ये तीर मर जाएगा। एक दिन रील देखे, उस पे आ गया, इंडिया टीवी पे आ गया, तो यही धंधा चल रहा है। नया खिलवाड़ आ गया जिसको कहते हैं यूट्यूब, ठीक है। और एक नए आपके देश के प्रधानमंत्री आ गए हैं, वो कमाने का बड़ा अनोखा अनोखा उपाय सब बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि 2 चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग एक्चुअली सिविल सर्विसेज की तैयारी में हैं, ठीक है, तो वो चीज आपकी पर्सनालिटी में दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए, और वो देखने वाले को दिख जाता है। हमको पूछने का जरूरत नहीं है आपसे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, 1 घंटे में पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिकंदर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, हमको वो चीज पता है जो आज आप सीखने आए। अगर आपको ऑनेस्टली लगता है, कहीं भी जो भी जगह हो, चुनाव आपका हक है, एक जगह पिक कीजिए और तैयारी में सिंसियरली लगिए, इस मानते हुए कि एक जिंदगी का ऐसा इवेंट है। आप सब लोगों को अगर मोर और लेस ग्रेजुएट माना जाए, तो आप सब लोगों की पढ़ाई 10, 2, 12, 3, 15 साल से तो लगभग चल ही रही है ना। इस 15 साल की मेहनत का आउटपुट, फाइनल आउटपुट, इस 2 साल में आना है, 1 साल में आना है ना। इस 1 साल से प्रेसियस कुछ हुआ? पिछला 15 साल, उसके पहले का 7-8 साल जो भी बीता है, उस सबका आउटपुट अभी 1 साल में आना है। और इसी प्रोसेस में आप लोग हर प्रकार का दिमाग, हर प्रकार की चतुराई, हर प्रकार का एक्सक्यूज, बहाना, कंजूसी सब करते हैं, गलत की सही, और इसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एसडीएम बन जाए। वैसे लोग नहीं है क्या कि जो जान लगाए हुए हैं इस प्रोसेस। पहले तो मान के चलिए कि अगर 500 सीटों के लिए एग्जाम होता है,
तो इसमें ऑन एन एवरेज 250 लोग तो हर बार ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी सर्विस में है, रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। 250 लोग तो सीधा वही है। तो अगर 500 सीट है तो आप कितने के लिए, जो न्यू कमर जिसको फ्रेशर मान सकते हैं, मैक्सिमम कितने के लिए लड़ सकता है? ठीक है, अगर 5 लाख बच्चा एग्जाम देता है तो इसमें 4.5 लाख तो किसी काम का होता ही नहीं है। 50,000 और 250, ये लगभग एक स्टैट्स है। अगर सीट 500 है तो इन्हीं के बीच कंपटीशन होता है, और इन 50,000 का पहले तो कंपटीशन किससे है? 250 से। ये सब भूलिएगा मत। देखिए, हंसा सकते हैं आपको, बहुत अच्छे से आपको इंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा लोग आपको चारों तरफ मिलेगा भी, आपको भी अच्छा फील होगा, लेकिन उससे वो काम नहीं होगा जो काम आप करने यहाँ पे आए। सबसे बड़ी बात है, मेरा यहाँ पे होने का सबसे पहला मकसद है आपको सही रास्ते पे लेके आना, इनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं। नहीं तो वही होगा जो 99% के साथ होता है, और ये काम वही कर सकता है, ठीक है, जिसने इस कहानी को देखा है एक अच्छे स्तर पे, नहीं तो सिर्फ डायलॉगबाजी होगी। ठीक है, तो ये इवेल्युएशन तो आपका काम है, बाकी हम अपना काम तो करेंगे ही करेंगे। और मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में, 1, 2, 3 क्लास में आपको भी पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, और हमको भी पता चल जाएगा आपका। ठीक है, आगे शुरू करेंगे तो बातचीत कीजिएगा, कोई प्रवचन तो हम दे नहीं रहे हैं। जिस प्रकार का भी मन में डाउट हो आपको पूछना, रेज योर हैंड, पुट योर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हम बोले जा रहे हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवालों का भी गुबार फूट रहा होगा। बोलना है, बात करना है, अभी मत भूलिएगा। एट द एंड ऑफ द डे, पीटी के बाद आप जाएंगे मेंस में, और इसके बाद जाएंगे 120 नंबर के इंटरव्यू में। यहाँ पे शांति काम आएगा या बातचीत? ठीक है, और यहाँ पे कोई आपके ज्ञान को चेक नहीं करता है कि आप कितना हिस्ट्री, कितना ज्योग्राफी पढ़े हैं, कोई चेक नहीं होता है। इंटरव्यू इज पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे अगर आपसे आधा घंटा बात किया जाता है, इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको ये देखना कि एज ए पर्सन आप क्या हैं। ठीक है, सच्चाई को फेस करने वाले हैं, आपकी इंटेग्रिटी कितनी है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कल होके सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कामचोर हैं, ये बस आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है इस आधे घंटे में। और यकीन मानिए, आधे घंटे में एक लेवल पे किसी से बात करके आराम से ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और जो सामने आपके बैठे हुए हैं, ये कभी मत भूलिएगा कि आप जो काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग वो काम करके रिटायर हो चुके हैं। उनको विपुल करना, इस पर भी हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। मेरे जो अपने कलीग्स वगैरह रहे हैं, उनमें से चतुर लोगों की कमी नहीं है ना धरती पे। तो इंटरव्यू की कहानियां भी आपको लोगों को बताएंगे, 2-3, मतलब बहुत हैं, लेकिन ताकि, इसलिए नहीं कि कहानी है, इसलिए कि इंटरव्यू की हकीकत को आप समझें। ये मेरे कहने का सिंपल सा एक मतलब था कि इंटरव्यू में नहीं आए तो गलती मान लेना ज्यादा बेहतर अप्रोच होता है, रादर देन ये कोशिश करना कि अरे इसको तो निपटा लेंगे, ये आप कर ही नहीं सकते। और अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा, और इसका एक ही मतलब हुआ कि आपकी इंटेग्रिटी कमजोर है, और ये चीज बैकफायर करेगा इंटरव्यू। तो बहुत सारी बातें हैं। सिविल सर्विसेज सिर्फ पढ़ाई है ही नहीं, यहाँ पे एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको समाज के सामने एक अच्छे पद पर विराजमान किया जाए, और उससे 10 बड़े लोग चाहे देश के अंदर या देश के बाहर मिले तो देश की इज्जत पर आंच ना आए। किताबों में या फिर जो बेसिक उद्देश्य है इस पद का यही है। ऐसा ही पर्सनालिटी चाहिए भी यहाँ के, और ये पर्सनालिटी सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ के नहीं हो सकता। आप लोग अपने इधर के क्वेश्चंस देखें, मेंस वगैरह के क्वेश्चंस, क्या लगता है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ के वो सब क्वेश्चन हैंडल हो सकता है? आपको दिखाते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन देखिएगा, ये सब तो पीटी के
बात करेंगे हम लोग। जरा एक क्वेश्चन सब देखिएगा, 67th का है, 68 का तो मेंस हुआ नहीं है, 67th का है, थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। एक 1 मिनट जस्ट रीड दिस क्वेश्चन और बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको लगता है। ये 67th का है। जैसे यहीं पे अगर हम एक मिनट, आई विल टेक 1 मिनट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार, जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कॉजेज, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, स्टेट, रेमेडी, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट बिहार, ठीक है। लगता है कि भाई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो सकता है, लगता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, और डेफिनेट सी बात है कि करंट अफेयर्स तो इसमें है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में आएंगे तो डेफिनेट सी बात है ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सब वहीं पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आएंगे तो इंडस्ट्रीज वगैरह पे पढ़ते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो है रेमेडीज, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कुल मिला के एक क्वेश्चन में 3 फ्रेगमेंट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आइए, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 2021 बिहार के क्वेश्चन है सबसे पहली बात, ठीक है। 18th आउट ऑफ द 19th लार्जर, मतलब 19 में से मतलब 18वां लार्ज स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पिटी सिचुएशन इन द स्टेट। पहले तो रीजन बताइए, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंप्रूव हेल्थ सिचुएशन इन बिहार, आर दे सफिशिएंट, सपोर्ट योर आंसर बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स। कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन, बस इतना बताइए। हेल्थ आ गया तो ठीक है, हेल्थ आ गया तो कहाँ का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, हेल्थ सिचुएशन। नीति आयोग खाली देख के आप बोल देते इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। और डेफिनेट सी बात है, सपोर्ट योर आंसर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, करंट अफेयर्स तो है ही। सिंपल सी कहानी है, ये क्वेश्चन भी आपका कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स, नीति आयोग का तो कुछ चर्चा ही नहीं करना है ना इसमें। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें नीति आयोग का सिर्फ नाम है, नीति आयोग के बारे में कुछ करना ही नहीं है। हाँ, बस उस इंडेक्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स, यस और नो। कहने का मतलब ये, इसलिए दिखाने का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन बिहार में any two and show the pockets where they are found and narrate their importance in Bihar's economic development. Economic development is the theoretical topic of the economics, major natural resources, definite topic of the human geography. बिहार की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है और मर्ज करके पूछा जा रहा है, ये खाली किताब पढ़ने से हो सकता है। एक ही नहीं, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि सर एक दो क्वेश्चन आप चुन के लाए हैं, ये 67वां का सारा क्वेश्चन है, आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए। पेपर 1, पेपर 2, मतलब मेरा सेगमेंट ज्योग्राफी है, साइंस टेक है, ईवीएस है, तो उसी से मिला जुला क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर आपके सामने है, एक दो क्वेश्चन नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, typical human geography question. India is the second worst affected COVID-19 nation in the world. A fast vaccination process along with social distancing and mask use is the only situation to overcome the deadly virus. Describe the role played by our nation in countering COVID-19. Keeping in view Make in India concept, Make in को घुसाया गया यहाँ पे, COVID-19 को घुसाया गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहेंगे? जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे हाँ COVID-19 है, करंट अफेयर्स है। ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही 5 साल लगता है। देखिए ये सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, चाहे जिस सब्जेक्ट का भी हो, लेकिन एक बात तो डेफिनेट है, इन सारे क्वेश्चंस पे 5 लाइन कोई भी बोल सकता है, कोई भी। अभी जो भी क्वेश्चन दिखा उसमें एकमात्र जो थोड़ा टेक्निकल टर्म आपको दिखा है
वो यही दिखा होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें हो सकता है कि हाँ भाई जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनको ये क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन सब ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जिस पर कोई भी कुछ भी, और एटलीस्ट एक ग्रेजुएट चाहे जिस तरीके से उसका ग्रेजुएशन हो कुछ भी बोल ही सकता है। तो वही कुछ भी अगर आप लिख के आते हैं तो आपको नंबर आएगा क्या? यही डिफरेंस आपको बताना है। क्वेश्चन देख के लगेगा हाँ 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 कोविड है, इस पे तो हम कुछ लिख ही देंगे, कुछ लिखने के लिए नंबर नहीं आएगा। कॉमन टॉक अगर आप करते हैं, जेनरिक टॉक अगर आप करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन तो नंबर नहीं आने। कहने का मतलब ये है इन क्वेश्चंस को टेक्निकली जो हैंडल करेगा, ज्योग्राफी के थॉट्स जो उसमें लाएगा, इकोनॉमिक्स के आइडियाज जो उसमें लिखेगा, सही करेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो डालेगा, उसी को नंबर मिलेगा। बाकी जो प्रवचन लिखेगा उसके लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं। हर क्वेश्चन को देख के आपको जरूर लगा होगा हाँ इसमें तो कुछ बोल ही सकते हैं, लगा कि नहीं लगा? कोविड पे कुछ नहीं बोल सकते हैं क्या? अच्छा मान लीजिए इस पे नहीं, हैंग कर जाता है। टच बस ठीक नहीं। अब आइए थोड़ा, ये सब तो कुछ नॉर्मल टॉक है। नया वाला जो सिलेबस चेंज हुआ है वो आप लोग को पता है? पता है ना लगभग? नेगेटिव कितना है? 1/, उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, यही सब है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी यूपीएससी के द्वारा दिया गया है 40%, 36.5, ये सब प्रीलिम्स का है। मतलब ये सब मोर और लेस पता है। नेगेटिव मार्किंग अब है आपके पास। जो पेपर में चेंज हुआ है वो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बात आप लोग को पता होगा। क्या क्या लगता है यहाँ पे क्या हो सकता है? वही ऐसे जो बचपन में पढ़ते थे, कैसा? कुछ बोलिए। क्या कुछ नहीं? क्या? अगर आप इस बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम बन जाती हैं, आपके सामने जो लोग आएगा उससे ऐसी बात करेंगे, पूरा पूरा लाइन बोलना है एकदम कंप्लीट। अच्छा चलिए ठीक है, साइड ले रहे हैं आप उनका, आप ही बताइए कुछ। बनने से समझदारी कहाँ से आ जाएगा? लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। खाली इनको परीक्षा देना है, ठीक है, समझदारी का कोई लेसन तो कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। बताइए ऐसे पे क्या टॉपिक हो सकता है? अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना जितना, सब ऐसे का टॉपिक, वही ऐसे का टॉपिक है वो सारा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जितना आपको पॉलिटी समझ में आता है, जितना ज्योग्राफी, जितना इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और जितना आपका पकड़ करंट अफेयर्स पे है, यही चार आपसे इसे लिखवाएगा। हिस्ट्री का यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री सबका कोई, हाँ ईवीएस है। सिलेबस में आपने किसी तरीके से डायरेक्टली मेंशन बीपीएससी नहीं किया है ईवीएस से, लेकिन क्वेश्चन खूब आता है। अब उसको आप ज्योग्राफी का हिस्सा मान लीजिए, साइंस टेक का हिस्सा मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी पे जो आपका पकड़ होगा, ज्योग्राफी पे जो होगा, इकोनॉमिक्स पे जो होगा और करंट अफेयर्स पे जो होगा, यही आपकी बेहतरनी को पार लगाएगा इस 300 नंबर में, सीधी सी बात। और जितना क्वेश्चन अभी आप पीछे देखे हैं ना, सब टॉपिक है ऐसे, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो शिक्षा हो, गरीबी हो, लाचारी हो, वट एवर, ठीक है। तो ये एक चेंज जो हुआ है। और ऑप्शनल को कर दिया है क्वालिफाइंग। ऑप्शनल पे तो बाद में बातें करेंगे, ऑप्शनल पे तो ऐसा कुछ है नहीं अभी बोलने जैसा।
ये सब तो पता ही है आप लोगों को। हाँ, जरा इधर आते हैं। पेपर 1 जनरली जो जीएस का 2 पेपर है ना, उसमें पेपर 1 में आपका इतना पता है कि भाई हिस्ट्री वगैरह होता है, मेंस की बात कर रहे हैं। पीटी में तो ऐसा कुछ सिलेबस होता नहीं है। पीटी इनको पानी पानी पीजिए, बहुत तकलीफ में है। पीजिए पानी, 2 घूंट, 2 घूंट। पानी इज गुड थिंग। शरीर लगभग 80% उसी का है। पानी का असर शरीर पे बहुत होता है हर परिस्थिति में। ये ना पीने से घबराइए ना नहाने से घबराइए। नॉर्मली मेंस में ऐसे ही होता है कि भाई हाँ, ये बीपीएससी के जो जो इनका गैजेट होता है उसका सिलेबस का ये लैंग्वेज है, कहीं से कुछ नहीं लिया गया है। ये ऐसे शॉर्ट करके लिखा था। इधर देखिए, एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मोर और लेस हिस्ट्री और इंडियन कल्चर, यहाँ पे इसको आप करंट अफेयर्स कह लीजिए या आईआर कह लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। या फिर जनरली करंट अफेयर्स लोग बोलते रहता है। और ये स्टैट्स वाला, ये जीएस का पहला पेपर है, ठीक है। इसमें कुल मिला के अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आपका हिस्ट्री, ठीक है, और आपका करंट अफेयर्स कह लीजिए या आईआर कह लीजिए, प्लस आपका स्टैट्स है। 3 चीजें। इधर जब आप आते हैं पेपर 2 में तो यहाँ पे पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और भारत का भूगोल। ध्यान रखिएगा, भूगोल में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो से अब देखेंगे, ज्योग्राफी में ये तो मोटा मोटा पता ही है ना कि हाँ भाई इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से मेंस में कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको हम और भी इसका दूसरा रूप भी दिखाएंगे, और ये साइंस टेक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, साइंस टेक आ जाता है, और पॉलिटी आ जाता है। ये हो गया आपका पेपर 2, ये हो गया जीएस का पेपर 1। अब इसमें हर जगह बेसिकली इनको इसको आगे इलाबोरेट भी किया गया है। हर जगह इसमें करंट अफेयर्स आपको जो क्वेश्चन दिखा है, ठीक है, उसमें हर जगह, अगर बस ये सेगमेंट आप छोड़ दीजिए हिस्ट्री और ये वाला, एकमात्र एरिया है जो बेसिकली आपका आज की तारीख में मेंस में स्थिर रहेगा, वो है हिस्ट्री और ये स्टैट्स। बाकी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो करंट अफेयर्स से नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन भी आप देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वन सिंपल थिंग, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ज्यादा ध्यान करंट अफेयर्स पे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। करंट अफेयर्स पढ़ना, करंट अफेयर्स आपके आसपास के मुद्दों पर आपको बोलना आना चाहिए। मतलब आप एक गैजेटेड ऑफिसर तभी माने जाएंगे जब आप अपने सामाजिक मुद्दों को समझते हैं। तो जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, वन लाइनर करंट अफेयर्स, कहने का मेरा मतलब यही है, आपके दिमाग में एक बात डालना, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको विश्लेषण आना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। कोई भी मुद्दा रैंडमली आपके सामने रखा गया, आप इस स्थिति में हो कि उस पर तर्क वितर्क के साथ 15 मिनट सामने वाले से बात कर सकते, और ये काम एक दिन में नहीं हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, अब नॉर्मल सी बात है, ये सारा खेल तो तब होगा ना जब पीटी क्लियर होगा। उपाय तो पीटी में भी करना है, पीटी में तो वन लाइनर ही काम आएगा, लेकिन पीटी का तो नंबर भी आगे जुड़ना नहीं। तो तैयारी का मतलब यही है। तो फिर क्या करेंगे, अब पीटी देने के बाद मेंस वाला करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे? ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप शॉर्ट में करंट अफेयर्स को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लीजिए। कोई भी एक न्यूज़पेपर और कोई भी एक मैगजीन पढ़ना शुरू कर दीजिए राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द प्रिपरेशन। कोई भी एक मैगजीन आप, इसमें बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन पढ़े कौन पढ़े, कहाँ हीरा मिलेगा कहाँ मोती मिलेगा, कुछ नहीं, सब एक ही है। आप कोई एक मैगजीन उठाइए और उसको महीना में कोशिश कीजिए जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। कोई एक न्यूज़पेपर खोलने का आदत डालिए। खोलना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे तो 2-3 महीना बाद पढ़ना शुरू करेंगे। यही सब हैबिट हम जो आप आज कर रहे हैं, 7-8 साल पहले, 10 साल पहले हम करके छोड़ चुके हैं। क्वाइट नाइसली नो कि आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है, यही होता है। तो
अभी ये जो पिछले 5 मिनट का मेरा कॉन्वर्सेशन है उसका एक ही मकसद है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चलता रहे, ठीक है। उसमें बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ये काम कभी रुकना नहीं चाहिए। अब इसमें आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप इस काम को कैसे हैंडल करेंगे। एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, सीधी सी बात है कि पहले तो ना न्यूज़पेपर समझ में आएगा ना मैगजीन समझ में, ठीक है। नीतीश कुमार को क्या हुआ वो तो पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, तेजस्वी क्या बोले उससे पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, राजनीतिक खबरों से कोई मतलब है नहीं, और अखबार में 75% वही रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको बिजनेस करना है, और आपके देश में साक्षरता का पैमाना बड़ा कमजोर है, ठीक है। लोगों को भी मिर्च मसाला ही चाहिए होता है, आपके जैसे लोग बहुत कम है, माइनॉरिटी हैं आप। तो न्यूज़पेपर भी बेसिकली आपको कोई ढंग का और पढ़ने आने में लग जाएगा 1-2 महीने। अब भाई जितना आपको पॉलिटी आएगा उतना ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप समझ पाएंगे ना। जितना आप इकोलॉजी समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र समझते हैं, जितनी आप ज्योग्राफी जानते हैं, उतना ही पर्यावरण संबंधित मुद्दों को आप समझ पाएंगे ना। जितना आपको साइंस टेक का नॉलेज है उतना ही WHO का खबर आपके काम का होगा ना। कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन सिर्फ खोलने से नहीं होगा, वो समझ में भी तभी आना शुरू होगा जब आपका ज्योग्राफी पॉलिटी बढ़ेगा। लेकिन एक दिन में ये सब कभी नहीं होगा, 1 महीना 2 महीना में नहीं होगा। और ये सब भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। पीटी में रिजल्ट आ जाएगा तो मेंस का पढ़ाई सब कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो इन शॉर्ट पेपर 1 और पेपर 2, तो हम जो मेरा सेगमेंट है वो ज्योग्राफी वाला है, ठीक है। ज्योग्राफी प्लस इससे जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है, लाइक ईवीएस, इसी का भाई कह लीजिए आप, और एक साइंस टेक, इन सब चीज़ों को इंटर रिलेट करके ही हम पढ़ सकते हैं। और यही मेरा सेगमेंट है जो आपके जीएस पेपर 2 का, ये मेंस का सिलेबस, इसको पीटी का नहीं समझ रहे ना, मेंस है, ठीक है। पीटी में कोई सिलेबस ही नहीं होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और, ठीक है। तो ये हमारा जो सेगमेंट है हम लोगों का, मेरा जो है वो एक्सक्लूसिवली जीएस में पेपर 2 के काम आएगा आपके, ठीक है। अब एग्जाम में बेसिकली 2 बात है, देखिए, या तो पीटी है या तो मेंस है। इंटरव्यू का बात अभी छोड़िए, इंटरव्यू तो बात थी। आप अगर यहाँ पे ढंग से तैयार हैं और इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो ये आपका रुकेगा नहीं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो, ठीक है। यहाँ जिसका ढंग का तैयारी होता है वो ऑलरेडी वहां पे क्वालिफाई करता है, अनलेस कोई व्यक्तिगत समस्या ना हो, ठीक है। तो उसको तो छोड़िए। अब ये देखिए 60 जो अभी लास्ट वाला जो पीटी हुआ है, ठीक है, उसमें जरा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं कुछ, देखिए बस, जस्ट गिव इट अ लुक, देखिएगा जरा, बस पढ़िएगा। 68 का क्वेश्चन, फल्गु, ठीक है, कौन इससे संबंधित आपकी हिस्ट्री में कौन पर्सनैलिटी है? फल्गु नदी का नाम सुनते ही कोई महान व्यक्ति का नाम दिमाग में आता है? ठीक है, तो बस अब ऐसे पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा देखने के लिए भी। अब ये बिहार पे क्वेश्चन है, पहला बार चाय का बगान, तो चाय का बगान कॉमन सेंस वो किशनगंज साइड में ही होता है ना, उधर नॉर्थ ईस्ट साइड में। आंसर नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए आप, ये बिहार ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पे क्वेश्चन, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिहार पे, अटॉक ये आपके नदी पे क्वेश्चन है। इंडस रिवर इज ज्वाइंड बाय विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान में, अगर आप लोग स्वाट, काबुल, हेलमंड, ये सब नदी का नाम सुने हैं, ठीक है। मतलब अभी आंसर छोड़िए, इसका आंसर तो यही सही लिखा है, ठीक है। ये हेलमंड भी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन दिस विल नॉट बी द आंसर, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो सब देखेंगे। अभी बस क्वेश्चन देखिए, पब्लिसाइज वाइल्ड लाइफ कैंपेन लॉन 1973, सीधा क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर पे, ठीक है। यहाँ ये ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल पे क्वेश्चन, सदर्न कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देखिए, सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया, ठीक है। ये टिपिकल फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जब आप वो सब पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी,
ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का तो नाम सुने होंगे, ठीक है, उन सब से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। गोंडवानालैंड सही लिखा है। आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास। म्यांमार में से कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है इसमें से? ठीक है, बी सही बनाया, आसाम तो इधर आ गया ना, ठीक है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी, जलीय जैव विविधता के लिए भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र गल्फ ऑफ मन्नार का क्षेत्र है, सही बात है। ये कोपेंस का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, यूएनसीएलओएस पे क्वेश्चन सुना है आप लोगों ने? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सागरीय संबंधित कानून जो है, जिसके आधार पे सागर के जल का वितरण होता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉज ऑन द सीज। सर इस नाम से डरने की जरूरत नहीं। अभी देखिए एंड में हम क्या बोलते हैं आपको, अभी बस आप सुनते रहिए जो हम बोल रहे हैं। कौन सी नदी है जिसमें कोल रिजर्व पाया जाता है? कॉमन सेंस क्वेश्चन, बचपन से ही सुनते ही रहते हैं किसी न किसी तरीके से। शुगर इंडस्ट्री के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? गर्मी के अंत में आते आते प्री मॉनसून शावर पे क्वेश्चन, जिसको ही चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर ये सब बोलते हैं। एटमॉस्फेयर पे क्वेश्चन, ये है आपके पीटी का कुल मिला के कितना क्वेश्चन हुआ? 145 से 150, 140, 134, 16 क्वेश्चन मोर और लेस यही रहता है, ठीक है। मतलब 15, 16, 17, 18 समथिंग लाइक दैट, उसमें बिहार ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के। कहने का मतलब ये है, ये जो 15-16 क्वेश्चंस को हम समराइज करेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें ये मेंस छोड़िएगा, पीटी पे आते हैं, पहले पीटी पे आते हैं। अगर आप इसको समराइज करते हैं पीटी के दृष्टिकोण से, तो कुल मिला के फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस के बारे में आपको पता है? मतलब ये सब सुने हैं, भौतिक भूगोल, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, या ज्योग्राफी को ऐसे जो तोड़ा जाता है, ठीक है। तो पीटी में अगर आप देखें तो एक भौतिक भूगोल जिसमें बेसिकली आप, ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तो सुनामी पर भी बात होती है। ये वाला जो सेगमेंट होता है इसको आप कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वाला सेगमेंट का मेंस में कोई काम नहीं है। अभी दिखाएं मेंस का सिलेबस, सीधा लिखा हुआ है भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। कहने का मतलब ये सब पे आप उतना ही टाइम लगाइएगा जितना पीटी का एग्जाम का काम हो जाए। बिना मतलब की ज्ञान प्राप्ति नहीं करना है आपको। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़े जा रहे हैं भाई, वो बड़ी गजब पढ़ाया है, मतलब साफ बता दिया एकदम। प्लेट टेक्टोनिक्स आप पढ़ के करिएगा क्या, कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा उस पर, साफ साफ शब्दों में सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आप पीटी के सेगमेंट को, अब जैसे एक सेगमेंट हुआ फिजिकल ज्योग्राफी, नदी पे क्वेश्चन था, शुगर केन पे, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन था, तो कहने का मतलब कि ये वाला एरिया एकदम क्लियर होना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया का, ह्यूमन ज्योग्राफी वही होता है जिसमें आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, मिनरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये सेगमेंट जो ज्योग्राफी का होता है उसको मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। ये काम आपके पीटी में भी आएगा और ये काम आपके मेंस में भी आएगा। मेंस का जो सेगमेंट है वो सिर्फ यही है। अगर आपको एक शब्द में बताया जाए तो जो मेंस का सेगमेंट है वो ये है, लेकिन पढ़ना ये भी पड़ेगा क्योंकि ये काम आने वाला है आपके पीटी में। मौसम पे, जलवायु पे, वायुमंडल पे, क्षोभ मंडल पे, देखे ना क्वेश्चन, मानसून पे, बारिश पे, सब पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पीटी में आपके, और मेंस का एक्सक्लूसिव सिलेबस ये है। हेलमंड नदी, वो अफगानिस्तान की नदी पे क्वेश्चन पूछा है, तो नॉर्मल सी बात है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, खास करके मैपिंग वाला पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और ये भी सिर्फ पीटी के लिए।
इसका मेंस में कोई काम नहीं। ये भी पीटी है। और मेंस में आपके कुल मिला के अगर समराइज किया जाए तो ज्योग्राफी को देखा जाए समराइज करके, तो इसी तरीके से पीटी और मेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये छोटा काम तो है नहीं, राइट। लेकिन पहली बात आप लोग सबसे ज्यादा क्लैरिटी रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके काम का है या सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का जरिया है। ये एकदम क्लियर रहे दिमाग में। पढ़ाई दो ही काम के लिए करते हैं ना, ठीक है। या तो उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, या तो उससे परीक्षा निकलेगा। तो ही इसका आउटपुट है ना, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका दो ही आउटपुट, ज्ञान बढ़ेगा ना तो परीक्षा निकलेगा। आप पढ़ाई अभी क्यों कर रहे हैं ये भूलिएगा मत। लेक्चरर, रिसर्च स्कॉलर, वैज्ञानिक, ये सब बाद में बन जाएंगे, और जीवन बचा हुआ है। ठीक है, अभी जो पढ़ाई करना है ना वो सिर्फ इसके लिए करिए। और इस दोनों पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। अभी आपकी पढ़ाई इस प्रेमाइसिस में, और इसको कैसे समझना है इसी के लिए ये सारा मूल्यांकन करने की आपके सामने कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, परीक्षा के लिए पढ़ना और ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना दो अलग अलग चीज है। अगर आप इस सेक्टर में आ गए तो ये कभी क्लियर नहीं होगा, और अगर आप इधर आ गए तो इसके लिए तो पूरा जीवन बचा हुआ। अब बन जाइए कुछ, टेक वन गवर्नमेंट जॉब, टेक वन डिसेंट गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद करते रहिए ज्ञान प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ज्योग्राफी का बात। ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ आपको आंसर भी दिखाएंगे हम। ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ ये सेगमेंट है जिसका सिलेबस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चर्चा भी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जैसे पॉलिटी लिखा गया है, जैसे हिस्ट्री लिखा गया है, ऐसे इसका जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, एक को कहते हैं ईवीएस, एक ही है, मतलब ज्योग्राफी का ही सेगमेंट है ईवीएस। ज्योग्राफी को भी आप डेफिनेट सी बात है करंट अफेयर्स से जोड़ के पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को आप इकोनॉमिक्स से जोड़ के पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को आप साइंस टेक से जोड़ के पढ़ेंगे। खास करके बात जब मेंस की आएगी, ठीक है, मतलब विशुद्ध रूप से आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, यानी कि अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की चर्चा करें, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। प्लेट टेक्टोनिक्स से प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई, रिंग ऑफ फायर को एक्सप्लेन करें और क्रिटिकली एनालाइज करें थ्रू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये एक हार्डकोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन का दोनों साइड है, ईस्ट वेस्ट, जहाँ बहुत भूकंप होता है, बहुत ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो उसको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन करें। ये एक हार्डकोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं, और ना ही ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि, और ये हम नहीं कह रहे, जो बीपीएससी ने बताया है वो इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है थ्रू द सिलेबस दैट इट हैज रिटन एंड थ्रू द क्वेश्चंस दैट इट इज आस्किंग। क्या पढ़ना है हमें, इसके लिए सिर्फ दो सबसे ठोस स्रोत है। एक, उस संस्था की वेबसाइट पर जाके उसका सिलेबस देखिए और उसके 3-4 साल का क्वेश्चन देख लीजिए लेटेस्ट, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, अगर आप अच्छे से एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं तो। और अगर इस काम के पीछे सलाह लेने लगे आप, देते रहिए, फिर वो समय कभी नहीं आएगा जब आपको समझ में आ जाएगी क्या पढ़ें और क्या। ठीक है, तो हम हार्ड को अब ऑप्शनल भी, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट अबाउट ऑप्शनल, ऑप्शनल तो खत्म हो गया, ऑप्शनल हो गया क्वालिफाइंग। लेकिन फिर वही बात है, ऑप्शनल है, क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन अभी भी तो ऑप्शनल है ना। अब जैसे ज्योग्राफी मान लीजिए आप अपना ऑप्शनल रखते हैं, तो वहां तो पूछेगा ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसका, इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, वहां तो पूछेगा ना कि रिंग ऑफ फायर से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिंग ऑफ, वो मल्टीपल चॉइस ही होगा ना उसमें भी क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए ज्योग्राफी ऑप्शनल ही लेते हैं, जो कि डेफिनेट सी बात है कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल ऑप्शनल्स माना जाता है, ठीक है,
मतलब कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जिनको बहुत पॉपुलर ऑप्शनल की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों पॉपुलर रखा जाता है उस पर बात धीरे धीरे होगी हमारी। ऐसा कुछ उसमें मतलब विशेष गुण नहीं है, हाँ लेकिन हाँ ट्रेंड में रहते हैं वो, तो उसमें डेफिनेटली एक ज्योग्राफी भी होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल रखते हैं तो ऑप्शनल का भी एक अच्छे लेवल पे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होना पड़ेगा, ताकि आप एटलीस्ट वो क्वालिफाइंग मतलब सारा काम करके जाके ऑप्शनल में डिस्क्वालीफाई हो गए। इससे बड़ा कुछ दुख हो सकता है क्या? ठीक है, तो ये काम लेकिन डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, ये काम आगे भी किया जा सकता है। मुख्य जो हमारा मुद्दा है वो है ये एग्जाम जिसको आप कहते हैं मेंस। और डेफिनेट सी बात है कि तैयारी आप करेंगे तो आप ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पे देखने को मिलता है बिहार में जनरली कि पहले पीटी का सर तैयारी कर रहे हैं, के बाद मेंस का तैयारी करेंगे, पीटी में रिजल्ट आ जाएगा तब। ये परंपरा यहाँ पे देखने को खूब मिलता है। पीटी जो यहाँ के जो गुरु लोग हैं फिर उसी परंपरा का निर्वाह भी करते हुए नजर आते हैं। ये पीटी का बैच है, ये मेंस का बैच है। आप बिहार से बाहर कहीं भी जाएंगे तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं होता। आप खुद सोचिए कि अभी जो भी हम लोगों ने पाठ्यक्रम को डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चंस आप देखे उसमें ऐसा कुछ है क्या जो पीटी में अलग था और मेंस में अलग था? जो भी था वो पीटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन नहीं दिख रहा था आपको? ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि पीटी में अलग पढ़ना है, मेंस में अलग पढ़ना है। तो खैर तैयारी का मतलब यही होता है, तैयारी का मुख्य मतलब ये तैयारी होता है, ये तैयारी। ठीक है, और होपफुली तो देखिए जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना उनको ये सब बात 2-3 महीना में समझ में आ जाता है, उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। और जो बाकी लोग हैं ना उनको ये सब बात समझने में 4 साल लग ही जाता है। और उसके लिए जिम्मेदार वो स्टूडेंट भी नहीं है, यकीन मानिए। स्टूडेंट के आसपास का इन्वायरमेंट भी है जहाँ पे इतना ज्यादा मैनिपुलेशन है कि वो स्टूडेंट कंफ्यूज होके रह जाता है। वो सब चीजों का ध्यान स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप समझ ही जाएंगे, बस आपके सामने उचित साधन होना चाहिए। कुल मिला के तैयारी का मतलब है मेंस की तैयारी, समझ रहे हैं? ये कोई तैयारी होता ही नहीं है। ठीक है, कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन उससे ये अप्रोच तो बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा क्या पीटी करके फिर वो सब कुछ नहीं होता है। अगर वो सब करना है तो मतलब आप फिर इस लेवल को छोड़ दीजिए, इसके नीचे की तैयारी कीजिए आप, ऐसा ही। और नॉर्मल सी बात है, इस बैतरनी को अगर आप पार कर लेंगे तो आपको आपका कौन से एग्जाम में नहीं हो सकता, आप इसके नीचे आ जाइए। ठीक है, एसआई की वैकेंसी है, सचिवालय वाला एग्जाम होता है, अगर कोई एग्जाम कोई भी एग्जाम है उसका जीएस आपके लिए कुछ है ही नहीं, तो आप ये वाला फीलिंग भी अपने अंदर लेके मत आइएगा। ठीक है, कि मेरा जन्म ही बीपीएससी या यूपीएससी क्लियर करने के लिए हुआ है। एकदम सही बात है, ये एकदम अर्जुन की तरफ यहाँ पे जब बात करेंगे आप तो बहुत प्रकार के डायलॉग की हमारे देश में कमी नहीं है। हर परिस्थिति के लिए एक डायलॉग होता है। जैसे ही आप बोलेंगे 4 गो आदमी बगल में बैठा रहेगा जिसको सिविल सर्विस का कुछ नहीं पता है, तो ये तो गलती कर रहे हो तुम, अर्जुन को तो सिर्फ पुतली दिखाई देता था। भी कहिएगा हाँ बात तो सही, मिसाल है लेकिन मिसाल सही जगह के लिए नहीं है। यार अर्जुन कहाँ, वैदिक काल, पता नहीं कौन सा काल कौन सा समय। आज नौकरी इतना इनसिक्योर्ड होता चला जा रहा है कि अगर यार अपना ध्यान आसपास की चीजों पे नहीं रखेगा, कुल मिला के 3-4 साल बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर किस लायक रहेगा। दूसरी बात, अगर एक तैयारी से 4 एग्जाम और हो रहा है क्यों नहीं देगा? लेकिन अर्जुन का वो पुतली वाला एग्जाम्पल दे के आपको फॉर द टाइम बीइंग दिग्भ्रमित जरूर करता है, आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अरे बात नहीं है, उस समय अलग था, वो परिस्थिति अलग थी, वहां पे निशानेबाजी का प्रतिस्पर्धा चल रहा था। ये 2023 है, क्लासरूम है, बीपीएससी की तैयारी हो रही है, वहां से एक एग्जाम्पल उठा के इस परिस्थिति में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये वही बात है जैसे ग्रामर में आप लोग इंग्लिश पढ़ते होइएगा तो राम्स हॉर्स इज बेटर देन श्याम्स हॉर्स, बात समझ में आता है। राम्स हॉर्स इज बेटर देन श्याम, क्या कोई सेंस हुआ क्या? घोड़े का तुलना आप लड़का से कैसे कर सकते?
रॉन्ग कंपैरिजन। लेकिन हाँ, ऐसा 50 बात आपके दिमाग में आता रहेगा, इतना विश्लेषण आप उस समय नहीं करेंगे, आपको एक सेकंड में लग जाएगा हाँ सही बात है, हम तो जान लगा देंगे, हमको दूसरा एग्जाम देखना ही नहीं, हम तो बने ही हुए हैं, सिर्फ गलती है। ये बात राम सीता का शादी हो रहा था ना, तो महर्षि वाल्मीकि को भी पता नहीं था। कौन थे वो? वाल्मीकि थे ना, शादी कर विश्वामित्र। हाँ, सारा ग्रह नक्षत्र सारा कुंडली देख के शादी करवाए, दिन निकला शादी हुआ, शादी के बाद क्या हो गया? 14 वर्ष का वनवास। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, दैट इस प्रकृति की अनसर्टेनिटीज को कोई नहीं जानता है। ना वैदिक काल के वो महान साधु संत जानते थे, ना आज के इसरो और नासा वाले जानते हैं। इसमें बस कर्म है जो हमारे हाथ में है, तो करना है, चुपचाप खाना पीना है, टाइम आने पे निकल लेना है, मतलब वही 70 75 80। इसके अलावा ज्यादा अपने आप को कुछ ना तो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करना है, ना ही बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो बातों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी एक देखिए, एक और चीज दिखाते हैं आप, आंसर राइटिंग पे ईमानदारी से बताइएगा, ये मिशन शक्ति। चलिए क्वेश्चन है 65 का, थोड़ी 65 बाद में देखिए। आंसर राइटिंग मतलब आप लोगों की तैयारी किस स्तर पे, कुछ किया है आप लोगों ने पहले? ईमानदारी से बताइए। कुछ नहीं, एकदम फ्रेश सब। जैसे एक चीज आपको अभी तक जो जो भी घंटा भर हुआ होगा जो भी है, उसमें अगर मेरी सारी बातों का निचोड़ आप लोगों से पॉइंट वाइज पूछा जाए, तो आप लोगों को बोलना है, तो बताइए। तो पहला पॉइंट अभी तक के हमारे कन्वर्सेशन का समरी, पहला पॉइंट। अभी एक आदमी बोलेगा, वो जो बोल देगा बोल देगी, वो दूसरा रिपीट नहीं करेगा। चलिए सेकंड। नेता टाइप बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बात में स्पष्टवादिता। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पहले इनको क्लियर करना। हाँ, दिस इज अ बेटर स्टेटमेंट। फोकस ऑन नेता टाइप बात समझते हैं ना, एक घंटा बोल देगा, उसका निचोड़ निकालिए कि कुछ पता नहीं चलेगा, वो कहते हैं नेता टाइप बात। ठीक है, अब बताइए तीसरा पॉइंट। आप कुछ नया बोलिए, बोलिए। हम 1 घंटे से बोल रहे हैं, बहुत चीज दिखाया आपको, बहुत चीज बताए, आपको आ रहा था घनघोर नींद। तो आप तीसरा बोलिए भाई, हम जो बोले हैं उसका 10 पॉइंट समरी में हम बोल देंगे अभी, कुछ भी बोलिए तीसरा बात। फिर सबको पता है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब टाइम लीजिए, सोचिए। पहले दिन से हिस्ट्री ज्योग्राफी होता रहे, याद है? करंट अफेयर्स पहले दिन से, और इसमें भी 2 बात बोले, एक मैगजीन, दूसरा इसका संबंध ही नहीं है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से। ये शुरू हो जाना चाहिए। आप लोग अगर मान रहे कि आप तैयारी कर रहे हैं, आज से शुरू। दिक्कत होगा ना, ना न्यूज़पेपर समझ में आएगा, ना मैगजीन समझ में, कोई बात नहीं, पैदा भी हुए थे तो चलने में बहुत टाइम लगा था। शुरू करेंगे तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। चौथा बात आप बताइए, एनी फोर्थ थिंग? वेरी नाइस, मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। वेरी नाइस। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मतलब जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी को अपने दिमाग में पर्यावरण से जोड़ के चलिए, उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ के चलिए। ठीक है, कहीं कोई
पर्यावरण संबंधित मुद्दा आ जा रहा है, ठीक है, उसको साइंस टेक से जोड़ के सोच लीजिए कभी इसरो से क्या कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसका। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का आप नाम बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ठीक है, सुना है कभी? सैटेलाइट तो सुना है। चांद क्या है? सही बात है, पृथ्वी का उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। तो वो तो प्राकृतिक उपग्रह है। इसरो, डीआरडीओ, ये लोग भी सैटेलाइट पे सैटेलाइट बनाता रहता है, तो कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसमें एक प्रकार का सैटेलाइट होता है जिसका काम है, ठीक है, कि भाई धरती पर अलग अलग जगहों को अलग अलग प्रकार से देखते रहना। जैसे हिमालय को ऊपर वो देखता रहेगा, नॉर्मल सी बात है, हिमालय का विस्तार जहां से जहां तक है आदमी का आंख तो उसको नहीं देख सकता है ना, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर एक सैटेलाइट एक कैमरा के साथ ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ विजन बहुत बड़ा हो, तो हिमालय की अलग अलग तस्वीरें हमेशा आपको भेजता रहेगा। वायुमंडल की एक निश्चित ऊंचाई पर, ठीक है, होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए एक निश्चित ऊंचाई पर एक निश्चित प्रकार का सैटेलाइट एक निश्चित जगह पर स्थापित किया जा सकता है। यस और नो? ये सब काम करने वाला जो सैटेलाइट होता है जिसका कम्युनिकेशन से कोई संबंध नहीं, याद रखिए, ये मोबाइल है, ये इंटरनेट है, ठीक है, ये आपका सोशल मीडिया है, ये सब कम्युनिकेशन हो रहा है, ये संचार का माध्यम है, ये भी सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कहेंगे क्या? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इससे पहले हिमालय को देखना, वायुमंडल को देखना, ये सब काम करने के लिए जो सैटेलाइट है उसको क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। जब भी कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हो, इसमें कोई विशेष बात हो, उसको पढ़िए, उसके बारे में, सैटेलाइट पे आप क्या जानते हैं, जानने की कोशिश कीजिए, टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, इसमें क्या खासियत है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। जैसे हम शब्द बोले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आप न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ेंगे तो ये सब शब्द हर दिन आपके आमने सामने आते जाते रहे। कहने का मतलब कि अगर मैगजीन का कोई पेज खोला, उसमें इसरो ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया, पढ़ने लगे तो पता चला वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो आपका काम वहां पे खत्म नहीं होता है। आपका काम वहां से शुरू होता है कि आप 2 मिनट का या 4 मिनट का टाइम लेंगे। आज आपके सामने हाथ में एक ऐसा उपकरण है जो पूरी दुनिया को आपके सामने लाके रखता है इन द ब्लिंक ऑफ द आईज, मोबाइल। उस पर यूट्यूब का वीडियो और रील देखने के अलावा भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, लाइक डिसलाइक के अलावा भी, ठीक है। उसमें से एक काम ये भी है कि उस समय 2 मिनट रुक कर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में 2 मिनट पढ़ लें। सबसे अच्छी बात होगी कि एक कॉपी हो जिसमें उस पर 5 लाइन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है क्या, समझ में आ रही है बात? तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ये बहुत अच्छी बात है। आपको और कुछ नया समझ में आया? 4 तो ये लोग बोल दिया, अब आप बोलेंगे यही 4 हम सोच रहे थे, नेतागिरी। 5वां कोई बात? अच्छा, आप लोगों में से कोई 5वां, कुछ आप लोग को और 5वां कोई पॉइंट समझ में आया हो मेरी बातों से पिछले 1 घंटे के? मेंस पर फोकस ऑन अदर एग्जाम्स, करंट अफेयर्स पहले दिन से, एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ये धीरे धीरे आप लोग करना खुद सीख लेंगे। और कुछ? वो सब तो क्लास की पढ़ाई का बात था, ठीक है। सही है। एक बात इसमें और आप जोड़ सकते, आपकी तैयारी में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। ये भी मत सोचिएगा आप लोग कि पीटी में रिजल्ट आ जाएगा तो 1 महीना 5 गो आंसर लिख लेंगे तो मेंस में इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। तो वही बात है, ठीक है। तो 99% स्टूडेंट 5 साल तक सोचते हैं, कभी रिजल्ट नहीं आता। माता सरस्वती 1 महीने में हाथ पर विराजमान नहीं हो सकती। और डोंट फॉरगेट, यू डोंट हैव टू राइट द आंसर, यू हैव टू राइट द बेस्ट आंसर। क्योंकि आप कंपीट किससे कर रहे हैं वो शुरू में हम आपको बताएं। और बेस्ट आंसर ये, क्योंकि भारत में जनरली लिखने का जो काम है वो बर्बाद होके रह जाता है 10वां के बाद, खास करके ग्रेजुएशन में आने के, जहां कॉलेज में जाने पर या तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से परीक्षा दिया जाता है, नहीं तो फिर पन्ना भरा जाता है। गिने चुने ही आपके देश में कॉलेज हैं, कुल मिला के 10%, जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। 90% तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो लिखने वाले काम का तो तबाही हो जाता है जब ग्रेजुएशन में,
और अब जब ग्रेजुएशन के बाद आप बढ़ते हैं, खास करके इन क्षेत्रों में आते हैं, तो आपको लिखना है सबसे बेस्ट। बात बनाने के लिए नंबर नहीं दे सकता है, पहले ही आपको बताएं, ठीक है। कॉलेज में होता नहीं है कि 2 लाइन का क्वेश्चन है, उसमें एक शब्द है, उसके बारे में कुछ पता है, बाकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, भर दीजिए पढ़ना, 0 नंबर मिलेगा, 0। आपको लगेगा आप खूब लिख के आए हैं, ठीक है, आपका नंबर देख के आंख फटा रह जाएगा, नहीं देगा, दे विल नॉट गिव नंबर, ठीक है, ये कॉलेज नहीं है। तो 5वां एक पॉइंट यही हम इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे आपके अंदर की पढ़ने से ज्यादा लिखने पे ध्यान दीजिए, राइट फ्रॉम द डे 1। जो भी काम हो, जैसे कुछ मान लीजिए क्लास ही कर रहे हैं, हैंड रिटन, शुरुआत कहां से होगा, सीधा आप आंसर कहां से लिख पाएंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ बात बताएंगे आपको, आप सीधा कहां से आंसर लिख सकते हैं। आंसर के लिए फैक्ट चाहिए, फिगर्स चाहिए, जानकारी चाहिए, और उसके बाद कला चाहिए। वर्ड लिमिट में रहते हुए आपको लिखना है, वर्ड लिमिट ही नहीं, टाइम लिमिट भी आपके पास है, ठीक है। उस वर्ड लिमिट में रहते हुए, उस टाइम लिमिट में रहते हुए, यू हैव टू राइट द बेस्ट आंसर। ये काम 7 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, जो आदत पिछले 5 साल में खत्म हो चुका है। और इसका शुरुआत डायरेक्टली आंसर से नहीं हो सकता है ना। अब डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन में लिखिए, कहां से लिख दीजिएगा, वही नॉर्मल कॉमन टॉक होगा, और वो कॉमन टॉक के लिए कभी नंबर मिलेगा नहीं। कहने का मतलब कि आप तैयारी करने के दौरान हमेशा ये देखिए, ठीक है, कि आपकी तैयारी में लिखने वाले काम का रोल, मतलब आप लिखने वाला काम कितना कर रहे हैं, और इस काम से कभी पीछे मत हटिए। बोलेंगे सर आंसर लिखने का मतलब सिर्फ आंसर लिखना नहीं होता है, लिखने का मतलब ये भी होता है कि जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ स्लाइड पे इंफॉर्मेशन है, कुछ हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए सब कुछ अपने लैंग्वेज में लिखते रहने की, क्लास नोट्स जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट लोग है, यहाँ पे सर रफ कर रहे हैं, घर में जाके सुंदर लाल पीला से फेयर करेंगे, ये सब टाइम वेस्टेज है। आपको लाल पीला से सुसज्जित करके मेंस में लिखने का टाइम मिलेगा क्या। तो फिर ये रफ फेयर वाला काम जो बचपन का आदत सब है, वो सब गलत है, ये सब यहाँ पे फाउल प्ले क्रिएट करेगा। आप तेजी में ही लिखिए, एक बार ही लिखिए, अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए, हैंड राइटिंग बेटर होना चाहिए, नहीं होता है हो जाएगा, लेकिन ये सब आदत बच्चा वाला अवॉइड करना है कि यहाँ पे रफ कर रहे हैं सर, घर पे जाके फेयर करेंगे, वो सब काम नहीं। धीरे धीरे सब खुद हो जाएगा, लिखने में स्पीड भी आ जाएगा, हैंड राइटिंग भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि लिखना इज मोर इंपॉर्टेंट देन पढ़ना। अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट में हैं, तो सिर्फ तभी माने जा सकते हैं जब आप जहां भी जितना भी पढ़ते हैं उतना ही लिखते भी रहते हैं। एक समय आएगा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद, जब खुद से आंसर लिखने की स्थिति में आप अपने आप को महसूस करेंगे, तो आंसर लिखने शुरू कर दीजिएगा। पहले दिन से आंसर नहीं लिखना है, पहले दिन से आप आंसर कहां से लिख सकते हैं। ना फैक्ट है, ना आर्ट है, ना कला है, ना इंफॉर्मेशन है, कहां से लिख पाएंगे। तो पहले दिन वो लिखने वाला शुरुआत कैसे होगा, क्लास नोट, छोटा छोटा टॉपिक पे, मान लीजिए हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हर 2 दिन पे 5 छोटा छोटा 50 वर्ड्स का नोट लिखने के लिए हम दे दें। ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, आप यहां पढ़े कहीं पढ़े, तैयारी में लिखना सबसे अच्छी तरीके से इनकलकेटेड हो, ठीक है, खाली प्रवचन ना हो और खाली पठन का कार्य ना होता हो, वो सिविल सर्विसेज का तैयारी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे इसको हम क्लेम कर रहे थे कि इट कैन बी माई मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, एक चीज दिखाते हैं बस आपको, देखिए, और ये क्वेश्चन 400 शब्दों में लिखना, ठीक है, आपके एग्जाम में भी तकरीबन 36 नंबर का, 38 नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले पढ़िए, पढ़िए। और टेक्निकल कुछ टर्म्स हैं इसमें, जैसे ग्लेशियर का बात किया गया है, इसको आप हिमनद कहते हैं, बर्फ की नदी।
कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, सुना होगा इसके बारे में आपने। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुने। सी कोरल सुना है, सी कोरल। बस बोलिए हाँ या ना। कहाँ सुन ली? नहीं तो सुनी होगी ना, मतलब कहाँ? तो कुछ बोल सकते हैं? हाँ ठीक है, कुछ भी एक लाइन याद है, क्या होता क्या है? नहीं बोल रही हैं आप, आगे बोलिए, आई एम वेटिंग कि आप स्टेटमेंट अपना कंप्लीट कर लें। समुद्र के अंदर एक बात तो क्लियर हुआ, जगह है बताई एकदम सही। ये नहीं बोली ना कि हवा में बनता है समुद्र के अंदर, वेरी ट्रू। कैल्शियम कार्बोनेट उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है, सेकंड राइट स्टेटमेंट। और कुछ, कोई जीव के मरने से बनता है, थर्ड स्टेटमेंट, ये भी सही है। उसी जीव को कहते हैं सी कोरल, या फिर उसको कहते हैं कोरल पॉलिप। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? देखिए, इंटरकनेक्ट करना जरूरी है। इतनी बात बताई गया, आपके दिमाग में कोई तस्वीर बना नहीं? जानना जरूर, दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब एक शब्द हम लिखते हैं, मूंगा। नाक, कान, नाक सब जगह पहनते हैं इसको। बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बोलते हैं लाल पहन लीजिएगा तो ये चमत्कार, नीला पहन लीजिएगा तो वो चमत्कार। ऐसी बात हम कभी बोले ना तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, हो सकता है ऐसी बातों से कभी कभी आपकी आस्था को हर्ट हो, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, मतलब ये सब करना नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे ना तो कोई मेरा पर्सनल रिलीजन अपना है, ठीक है, ना आपका पर्सनल रिलीजन से हमको मतलब है, ना मेरे पर्सनल फेथ से आपको कोई मतलब होना चाहिए, ना आपके पर्सनल फेथ से। हम यहाँ पे सही को सही और गलत को जबरदस्ती नहीं, तर्कों के साथ, बस। ये आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। अगर हमको क्रॉस क्वेश्चन करने का मन है, यू आर फ्री टू डू दैट। यू हैव आर्टिकल 19, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी आपको संविधान ने दी है, सिर्फ हमको नहीं। और अगर आप गलत हैं तो हम आपसे सवाल करेंगे, ठीक है। मूंगा पत्थर नहीं होता है, ये जो बना रही है ना कैल्शियम कार्बोनेट से, वही बनता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मूंगा। समुद्र के अंदर, खास करके तटवर्ती क्षेत्रों में, बहुत भीतर नहीं, बहुत सारा फिल्म बना है उसमें, वो समुद्र के अंदर डूबते नहीं है, अंडर वाटर डाइविंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अंदर जाने पे एक रंगीन दुनिया सा दिखता है, लाल पीला मछली, नीचे एकदम सुंदर। आप टाइप कीजिएगा गूगल में सी कोरल्स, आपको खुद ही दिख जाएगा इमेज में। उसी को कहते हैं कोरल रीफ। शब्द होता है, ज्योग्राफिकल फीचर होता है कोरल रीफ। हिंदी में कहते हैं इसे प्रवाल भित्ति। कुछ नहीं है, चट्टानों का, रंगीन चट्टानों का एक जमघट है, ठीक है, जहां पे समुद्र के लगभग हर प्रकार के जीव आके रहने लगते हैं, क्योंकि वहां पे खाद्य पदार्थ बहुत प्रचुर मात्रा में उसका निर्माण होने लगता है। और उन रंगीन चट्टानों को ही, या उन रंगीन चट्टानों से जो एक बहुत विस्तृत क्षेत्र का निर्माण सागर की सतह पे होता है, दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ। दुनिया का एक ऐसा ही सबसे बड़ा कोरल रीफ है। अगर आप लोगों के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का मैप कहीं से भी होगा, ऑस्ट्रेलिया का मैप किसी के दिमाग में है? है? ये हम नन्ना मुन्ना प्यारा भारत, ये आपका हो गया अफ्रीका, ये हम हो गए एशिया। तो इधर ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, बीच में सारा इंडोनेशियन आइलैंड्स वगैरह है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो जरा ज्योग्राफी का जानकारी आप लोगों से प्राप्त करें, देखना जरूरी है ना कि आप कहाँ पे हैं, इसी पे कुछ सवाल करते हैं। ये अफ्रीका है, ये एशिया है, तो ये कौन सा महासागर होगा? इसको कहते हैं प्रशांत महासागर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिस चाइना को आप कह रहे हो यहीं पे है, सब चाइना ही है।
ठीक है। कहाँ क्या पार्ट को पूरा साउथ चाइना सी, हाँ इधर है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, जहाँ चीन हमेशा हड़कंप मचाते रहता है दो आइलैंड्स की वजह से, सर्ट्सली एंड पार्सली आइलैंड्स, पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, और वहां पे कैसे यूएनसीएलओएस का मुद्दा सामने चला आता है, इस पे एक क्वेश्चन नहीं आया था, भी दिखाया आपको पीटी में। कि सागर, ये एक क्वेश्चन था पीटी में, अभी जो आप भूल गए होंगे आप लोग, कि सागर की तट से कितनी दूरी तक किसी भी क्षेत्र का टेरिटोरियल भूभाग माना जाता है। ये जो क्वेश्चन था वो इसी के आधार पे था। 12 नॉटिकल माइल, वेरी नाइस। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, तो सब पढ़ेंगे हम। जैसे साउथ चाइना सी का आप नाम ली, तो साउथ चाइना सी को किस तरीके से सोचना है। सबसे पहली बात, वो नक्शे पर है कहां। दूसरी बात, चर्चे में क्यों है, ये जरूर देखना है चर्चा में क्यों है। तो यहां से आपको फिर करंट अफेयर्स में घुसना पड़ेगा, बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। एनीवेज, अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी जरा लेट मी टेस्ट यू, टेस्टिंग का काम चल रहा था। जा ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो बीच में ये सब इंडोनेशियन आइलैंड्स वगैरह हो गए। ये कौन सा महासागर हो सकता है, ये इंडिया है, ध्यान रखिए, ये अफ्रीका है। कौन महासागर, ओशन, सी सी, आप जो नाम कह रहे हो उसमें ओशन लिखा ही नहीं, वो सी लिखा हुआ, इंडियन ओशन, वेरी नाइस। ये हो गया आपका इंडियन ओशन। महासागर का ही छोटा सा हिस्सा सागर होता है जो जमीन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस हिंद महासागर का वो हिस्सा जो भारत के इस तारीख, भारत से, इसको क्या कहते हैं, सी का डेफिनेशन ही वही होता है। सी महासागर का छोटा हिस्सा होता है जिसमें दो गुण होते हैं, पार्ट ऑफ द ओशन, पहला कैरेक्टर समुद्र का वही है जो महासागर का हिस्सा है। जैसे ये अरेबियन सागर है और ये इंडियन ओशन है, तो इस दोनों के बीच में कोई बाउंड्री है क्या, कॉमन सेंस कुछ है क्या, बाउंड्री कोई तार वार लगाया हुआ नहीं। सागर जो होता है महासागर का ही हिस्सा होता है, दो गुण होना चाहिए बस। एक तो वही हो गया कि महासागर का हिस्सा है, और दूसरा पानी में खारापन। जैसे हिंद महासागर में यहाँ का पानी आप देखेंगे तो कम नमकीन होगा, यहाँ का पानी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नमकीन होगा, इस पार्ट को आप सागर कहेंगे। ठीक है, लेकिन आप इधर आते हैं तो इस हिस्से को आप बे ऑफ बंगाल कहने लगते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है बे, तो कहते हैं खाड़ी। अब सागर में और खाड़ी में फिर क्या अंतर हो गया, आप इंडिया के इस साइड में आते हैं तो इस एरिया को गल्फ ऑफ कच्छ, इस एरिया को गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। फिर ये गल्फ क्या चीज है, तो ये सब तो सब पढ़ाई की बातें हैं। ठीक है, सब पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिलहाल अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं। मुद्दा ये है आप लोगों का क्या चल रहा है, और बताइए। ये हो गया आपका इंडियन ओशन, ये हमारा प्यारा इंडिया है, इंडियन ओशन। ये अगर अफ्रीका है तो यहाँ पे कौन सा ओशन हो सकता है, फाइल पढ़ाई के समय एकदम साइड एंड ऑन द साइलेंट मोड। हम भी नहीं छुएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं, हम भी कभी भी मोबाइल नहीं छुए, अभी तक छुए कभी नहीं छुएंगे। आई विल ओनली आप आई विल ओनली आस्क यू टू डू, जो मैं खुद करूंगा वही क्लास में आप भी करेंगे, यानी कि आपको मना किया हम, हाँ हाँ हेलो हेलो। हाँ वो बताइए, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशन हो सकता है, आप बताइए, आप एक भी आंसर नहीं दिए, बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई करना पड़ेगा शुरू से शुरू एकदम। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप पीटी में देखे हैं, घाटी पे, नदी पे, इसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरी, क्या करेंगे, खाली प्रवचन नहीं।
आज तो एक जनरल ब्रीफ लाइन आपको तो पता ही होना चाहिए ना कि हम करने क्या वाले हैं। आज की क्लास के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मेरी पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पे वन लाइनर होगा, आंसर होगा, क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका एक आउटलुक आपको मिलेगा। और जो आज आपको दिखा है वही कल से कंटिन्यू होगा। अरे महाराज तो 15 साल पढ़ाई नहीं किया। 15 साल नहीं है, 2 साल की पढ़ाई में 8वां 9वां 10वां तक के बच्चा को ये सब जुबान पे होता है। अटलांटिक ओशन का नाम सुने हैं? अच्छा एक बार बताइए, छोड़िए ये दुखी हो जा रहे हैं, इससे भी आसान पे आते हैं। ठीक है, नहीं हंसी मत, हंसना है कुछ नहीं, डोंट टेक एनीथिंग ऑन द सीधी सी बात है कि आप पढ़ने आए हैं और हम पढ़ाने आए हैं, दोनों काम होगा। अगर ये अफ्रीका है, हम बस महादेश और महासागर की जानकारी तो आपसे ले रहे हैं, कहाँ कुछ अंदर जाके जो एलकेजी से पढ़ते थे 5 महादेश और 7 महासागर, ठीक है, बाद में उसको दिखाया भी गया, एलकेजी तो नहीं 1-2 से। तो ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया 2 महादेश, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया 3 महादेश, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका 2 और महादेश। किधर होना चाहिए इसमें, बस इतना बता दीजिए। उधर, यहाँ पे 2 बर्फी की तरह बना देते हैं फिलहाल जल्दी जल्दी में। ये हो गया ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। अब ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के ऊपर जब आप चलेंगे तो यहाँ पे कौन सा महादेश हो सकता है, बचा वही कॉमन सेंस, यूरोप। तो यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका साउथ, ये बीच में जो ओशन हो गया इसको क्या कहते हैं, अटलांटिक। अटलांटिक ओशन भी बोले ना, अटलांटिक ओशन। तो महादेश कुल मिला के कितना हो गया, ऑस्ट्रेलिया एक, यहाँ पे हो गया आपका एशिया, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप। और कोई महादेश है क्या, अंटार्कटिका किधर है, एक क्वेश्चन था ना पीटी में, अंटार्कटिका और आर्कटिक किस क्षेत्र से जुड़े हैं, सीधा तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इधर इधर कहाँ होना चाहिए, नीचे। पर आर्कटिक ओशन है उत्तरी ध्रुव की तरफ। अब देखिए ये पूरा बर्फों में जमा हुआ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जहां कोई नहीं रहता। अब ये कहानी पन्ना पे ऐसे फैला हुआ आपको दिख रहा है, सारा महादेश सारा महासागर, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये कैसे है, गोल धरती पर। ये कहानी कैसे है, ऐसे इसको स्प्रेड करके दिखाया कैसे गया, इस तरीके से धरती पर ये कैसे रहेगा गोल। आप अपनी स्थिति यहाँ पे देख लीजिए, कुल मिला के छोड़ देते हैं, टेस्ट बाद में लेंगे क्योंकि ये तकलीफ में आ जाएंगे ज्यादा। कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद आप दूसरे को तकलीफ देने की स्थिति में रहेंगे, दैट्स माई चैलेंज। बस क्लास में आने से 2 घंटा पहले खाना खा के आया कीजिएगा, ठीक है, नहीं कि आ गया फिर वही हालत रहेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग हमारी क्लास का एक बहुत मेजर इंग्रेडिएंट होगा, शुरू शुरू में तो नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोगों को लगता है कि महादेश महासागर में ही संघर्ष चल रहा है, तो डायरेक्टली आंसर राइटिंग पे तो हम लोग आ नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के रूप में हम जरूर आपको हमेशा कुछ कुछ लिखवाते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऋतुओं पर कोई चर्चा हुई, ठीक है, तो हम आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए 50 नंबर का 50 शब्द का दे सकते हैं। 50 शब्द जब हमको लगेगा कि हाँ आप लोग लिखने में सक्षम हैं, लोग 100 शब्दों की तरफ बढ़ेंगे और एक दिन डेफिनेटली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आंसर जैसे ये क्वेश्चन ही था, इसमें एक टर्म था ग्लेशियर, एक टर्म था कोरल रीफ जिसपे बात होने लगी, एक टर्म था वेटलैंड। ईमानदारी से बताइएगा, रामसार संधि का नाम सुने, हमेशा न्यूज में रहता है ना, नाम सुने, रामसार कन्वेंशन। अभी नया नया 2 गो हुआ है, ठीक है,
ये कन्वेंशन किससे संबंधित है, किस मुद्दे से संबंधित है? हाँ, बिहार में क्वेश्चन भी आ चुका है आपका 67th में, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, वो सब छोड़िए। आप बताइए कि रामसार संधि है किस मुद्दे से संबंधित? आर्द्र, सही बात है, आर्द्र भूमि, उसी को इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड। कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपने आसपास में, आपके आसपास में वेटलैंड कहाँ है? वेटलैंड होता क्या है? तो हिंदी ना हो गया, हमको दिखा दीजिए आप बस कि वेटलैंड का, हम समझ जाए अच्छा ये वेटलैंड है। पढ़ने का यही मतलब होता है, बोलना है, नहीं बोलने से बहुत समस्या होता है शरीर को और दिमाग को, बोलना है। पानी, हाँ, ऐसा दलदली भूमि अभी तक यकीन मानिए आप कहीं देखे हैं जैसा दलदली भूमि का आप बात कर रहे हैं? नहीं, हम भी नहीं देखे हैं, आप कहाँ से देख लेंगे? एग्जाम्पल देना, सुंदरबन तो डेल्टा है, मतलब डेल्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेटलैंड। वेरी नाइस। और कुछ आसान शब्द में, जैसे मान लीजिए आपके सामने 5 साल का आपका भाई है, उसको समझाना है। ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर में या मिट्टी में? वो तो फीचर हो गया, पहले वेटलैंड को समझाइए, गुण मत बताइए उसके। हाँ होगा। Wetlands are known for coral reefs, yes or no? Example? ग्रेट बैरियर रीफ, अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाला नाम बताया गया था, ठीक, ठीक है, सही बोल रहे हैं, लेकिन मतलब आप हमको वैसा कोई जगह बता दीजिए, कुछ ऐसा बोल दीजिए कि सब लोगों को क्लियर हो जाए, अच्छा ये वेटलैंड। वैसा आप अभी भी नहीं बोले, इन लोगों को नहीं समझ में, हमको पता है। आप एक बोल दिए, जो भी आपने बोला है एकदम सही बोला है, आई नो दैट यू नो, बट आप इन लोगों को समझा दीजिए, कुछ ऐसा बोल दीजिए कि अच्छा ये वेटलैंड है। नदी वेटलैंड है कि नहीं? आंसर मी नाउ, रिवर इज अ वेटलैंड और नॉट? चतुराई नहीं, यस और नो। अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आए कि 4 नाम, रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशन, इसमें से कौन सा वेटलैंड है, इसमें से किसको आर्द्र भूमि की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो रिवर को रख सकते हैं कि नहीं? नो। अब देखिए, सबसे सरल भाषा में समझिए, वेटलैंड किसको, वेट मतलब गीला, लैंड मतलब भूमि। जितनी गीली भूमि है आपकी धरती पर, उसमें उन जगहों को हटा दीजिए जहां पानी ज्यादा है, दो ही जगह होता है, सागर, महासागर और नदी। इसके अलावा जहां भी पानी है सब वेटलैंड, सब, एवरीथिंग इज अ वेटलैंड, ठीक है। अब एकदम दिख रहा होगा, धरती पर जहां भी वेटनेस है, सब पता है आपको, नदी, खाड़ी, झील, झरना, तालाब, पोखरा, वॉट, ठीक है, चौर, मन, जो भी कह सकते हैं कहिए, इसमें से वो जगह हटा दीजिए जहां पे पानी बहुत ज्यादा है। ऐसा जगह कौन सा है? महासागर, सागर, खाड़ी, खाड़ी मान लीजिए नहीं पता है, अभी मान के चलिए, बंगाल की खाड़ी टाइप का जगह, सब सागर, महासागर, नदी, यही मुख्य रूप से ज्यादा पानी है। इसके अलावा जो भी झील, झरना, पोखर, तालाब, जलप्रपात, वॉटेवर, सब क्या हो जाएगा? वेटलैंड, डेल्टा भी, समझ रही बात, उसको वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड का बहुत बड़ा महत्व है धरती पर, बहुत ज्यादा, खास करके अब जब पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदूषण अपने पराकाष्ठा पर है,
और प्रदूषण की वजह से और इस जलवायु उष्मन की वजह से हर 7 दिन पे एक नया वायरस आपको देखने को मिल रहा है। इवन मामला यहां तक पहुंच चुका है कि वही इन्फ्लुएंजा, अगर आप लोगों ने सुना हो नाम H3N2 का, अभी जो इन्फ्लुएंजा हो रहा है ना, जिसको आज से 25 साल पहले हम वायरल वायरल बोलते थे, जो घर में लोग कहता था कि थोड़ा तेल लगा तो 2 दिन आराम कर लो ठीक हो जाएगा, अब वो इन्फ्लुएंजा का खांसी 20 से 25 दिन से पहले ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी आप लोग भी नोटिस कीजिएगा, सर्दी बुखार खांसी अभी के टाइम में नॉर्मल होता है, सर्दी बुखार ठीक हो जाएगा, खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है। ये वही इन्फ्लुएंजा है जिसको 25 साल पहले वायरल वायरल हम लोग कहते थे। अब ये रूप ले चुका है, H3N2 नाम के एक वायरस में म्यूटेट कर चुका है, जिसका संक्रमण खास करके खांसी 20 से 25 दिन पहले ठीक ही नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, आज निपा वायरस, कल नोरा वायरस, कल कोविड, ओमिक्रॉन, अचानक से वायरस का कोई बारिश कहां से हो रहा है? कोई भगवान आ गए हैं नया टाइप के क्या? मतलब क्यों ये अचानक से वायरस सब देखने को मिल रहा है? कोई भी कारण जो अभी आप सोच सकते हैं। उससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज से नया वायरस पैदा ले रहा है या कुछ और हो रहा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर म्यूटेशन नहीं समझ सकते हैं तो इसको फिर से इस जुबान में समझिए। हम बंदर से आदमी कैसे बन गए? परिवर्तन होते होते, तो कहते हैं संवर्धन की प्रक्रिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसके लिए किसको जाना जाता है? चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है भाई, बहुत सारी परिवर्तनों के आधार पे इंसान बंदर से क्या बन गया। वैसा ही बहुत सारा परिवर्तन अगर आसपास हो रहा है तो एक वायरस दूसरे वायरस में नहीं बदल सकता है, इसको कहते हैं म्यूटेशन। और इसके लिए जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन। वायरस पैदा हो रहा है तो अब संभालिए, आप टीका बनाते रहिए। आज से 30 साल पहले बच्चा को 5-6 को टीका पड़ता था, आज अगर आप काउंट करने लगेंगे तो 50 को टीका पड़ना चाहिए। ठीक है, बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा टीके पढ़वाते पढ़वाते। ठीक है, अगर हमारा कर्म नहीं बदला तो। ठीक है, एक और आपकी भाषा में आपको एक चीज समझाते हैं जो सीधा स्ट्राइक करेगा दिमाग पर। कुंडली शब्द तो सबको पता है, खूब हम लोग झूल रहे हैं। एकता कपूर जैसी महान महिला हमारे समाज में रहेगी तो भूलने भी नहीं देगी ऐसी चीजों को। मेरी सास भूत है, कुंडली भाग्य, क्या कुछ चल रहा है ना, बहुत दिखता है ऐसा, कुंडली भाग्य इसी करके कुछ चलता है, सीरियल है शायद कोई, भूलने भी नहीं देगी। तो उसको अच्छे से पता है भारतीय महिलाओं के बीच में इससे ज्यादा लोकप्रिय कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उनको घर से बाहर आप कभी निकलने नहीं दिए, घर में रह के वो यही सीख पाए। इसमें गलती आपकी है उनकी? इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू है, हम बहुत कुछ समझ रहे हैं आपके बारे में, आप बोलिए बस। ऐसा जनरली माना नहीं जाता है। माना क्या जाता है? कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, घर में रहो, खाना बनाओ, बच्चा पैदा करो। ठीक है, कोई ये मर्द मानने को तैयार नहीं है कि ये आज इस स्थिति में किसकी वजह से है। बार गलती से बोल दिए थे, हाँ मेरी वजह से, ये मानने को तो मेल शॉविनिज्म कहते हैं, शब्द होता है। ठीक है, एनीवेज तैयार रहिएगा, इंटरव्यू में यही सब चेक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपका चरित्र चित्रण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे थे? हाँ, वेटलैंड, रामसार कन्वेंशन, ये सब बात, कुंडली वाला बात है। एक लास्ट बात अब खत्म करते हैं, आप लोग भी बहुत संघर्ष करते हुए। कुंडली माने हम बस एक बात को प्रमाणित करते हैं विथ वन लॉजिक, पर ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, और आप भी इस पे हथियार डाल देंगे कि हमारे कर्म कितने सही दिशा में जा रहे हैं, पर चिंतन मनन की जरूरत नहीं है। कुंडली और हल्का फुल्का भी आपको मान लीजिए नहीं भी पता हो, कुंडली में जो वो खंड नहीं बनाते ऐसे ऐसे, कहीं अगर देखे होंगे आपको, ठीक है, प्योर साइंस। आज हमारे खास करके बिहार में गली नुक्कड़ पे ही आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं पता है किसी, सब बकवास में आए थे, पर दैट डजंट मीन कि वो साइंस गलत है, लोग गलत है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके वेद के
उपवेद, वेदों का उपवेद भी होता है, तो उन्हीं वेदों के उपवेद के रूप में ज्योतिष शास्त्र भी है। जैसे गंधर्व शास्त्र है वैसे ही ज्योतिष शास्त्र है, जिसमें वाराहमिहिर से लेकर और कौटिल्य जैसे, कौटिल्य कह रहे हैं, ज्योग्राफी, आर्यभट्ट से लेकर वाराहमिहिर तक के जैसे लोगों का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। यकीन मानिए, आई विल प्रूव यू इनसाइड द क्लास, ठीक है, कि लोग गलत हैं, वो ज्ञान गलत नहीं। तो पहली बात तो गलत लोग से दूर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुमत में है तो मिलेंगे वहीं, ठीक है, थोड़ा दूर रहना है, लेकिन वो ज्ञान गलत नहीं है। आई विल प्रूव दैट इनसाइड द क्लास, और बहुत सारी चीजें हम बताएंगे भी आपको, जो कि आपको जानना चाहिए। जो कि आप नहीं जानते हैं तो आप अज्ञानी हैं, और आप अगर आप आज अज्ञानी हैं तो आपका शोषण होगा। एक सिंपल सी बात, कुंडली जो बनता था वो कितने वर्षों का बनता है? इतना 120 साल कुंडली। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब ये बना था तब लोग 120 साल जीते थे, सी द अदर साइड। और अगर ये वैदिक काल की कहानी है तो वैदिक काल का समय कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। वैदिक काल क्या होता है? 1500 से लेके और 500 BC, यही टाइम है ना। और अगर ये विज्ञान इस समय लिखा गया है, इसका मतलब है कि इस समय के लोग इतने साल जीते थे। सिंपल सा मतलब है। ये तो 120 साल का क्यों लिखा जाएगा? 1500 से लेके 500 BC, आप आज जी रहे हैं 2023 में। कुल मिला के ये कहानी है लगभग 3000 वर्ष पहले की। 3000 वर्ष पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसतन जीवन प्रत्याशा इंसानों की कितनी थी? इस 3000 वर्ष में कितनी आ गई है? यही बात बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तारे पे जा रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन आपका जीवन पतन की ओर है या विकास की ओर? इस बात को किसी तर्क की जरूरत ही नहीं। ये लिखने वाले ये भी आदमी थे, हमारे ही लोग थे, ठीक है, हम भी हम ही हैं। हम 73 साल नहीं जी पा रहे हैं और वो लोग 120 साल। इसका सिंपल सा वही नतीजा, इसका कारण वही है, सोमपान, अमृतपान, स्ट्रेस, ठीक है, प्रदूषण, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आंसर राइटिंग हम हमेशा करते रहेंगे, डोंट वरी। आज हम मॉडल आंसर एक लाए भी थे इस पर डिस्कशन करने के लिए। आई विल गिव यू द मॉडल आंसर्स। मतलब नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन देने के बाद सीधा हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप आंसर लिख लीजिएगा। हालांकि जिस स्थिति में आप पाए जा रहे हैं उस स्थिति में आंसर लिखने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन वही बात है, काम शुरू होगा तब, नहीं तो ये समय कभी नहीं आएगा। तो नॉर्मल लिखने वाला काम हम लोग अपनी क्लास में हमेशा करेंगे, और हम प्रॉपरली आपको बताएंगे कि हाउ कैन यू राइट गुड। हम लाए भी थे एक मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के साथ, थोड़ा सा देखने के लिए, जानने के लिए कि आप कहाँ हैं, लेकिन वो अभी करने का फायदा नहीं, ठीक है। बस कुल मिला के इतनी कहानी है। क्लास अब जब होगी तब आप लोग आइएगा। हम जो है ज्योग्राफी, ईवीएस ये लेंगे, अगर टाइम मिला तो। ज्योग्राफी तो रहेगा ही रहेगा, और ईवीएस। बाकी कोई सवाल वगैरह है तो 2 मिनट का टाइम लेके आप पूछ सकते हैं। इट्स ओके, एकदम सही बात, इसलिए आपसे पूछे कहना चाह रहे हैं। ये तो यही लोग तय करेंगे, मतलब जब भी होगा दिन में ही होगा। नहीं नहीं, रेगुलर हफ्ते में 3-4 दिन तो होगा ही होगा। ये आप लोग यहाँ पे बात से पूछ लीजिए, हम नहीं बता पाएंगे। क्या कर, हाँ लेंगे प्रभु। अगले क्लास में 2 घंटा पहले खाना खा के आइएगा, ठीक है।
कब नहीं, मतलब कहने का मतलब कि अब आगे कल से कैसे होगा, परसों से कैसे होगा, वो ये लोग बता देंगे। तो आज तो हमारा समापन हो गया ना, आज के बाद हम लोग कैसे मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस किस मुद्दे के लिए मिलेंगे, वो ये लोग बताएंगे। ठीक है, और कोई सवाल? हम क्या कराएंगे उसका झलक आपको दे दिए। ठीक है, और ये होगा, इससे ना एक रत्ती कम ना एक रत्ती ज्यादा। ठीक है, और आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ, यकीन मानिए। खाली मैप से काम हो जाएगा? हम थोड़ा बहुत सवाल इसीलिए पूछे हैं ताकि हमको पता चले कि हमको कहाँ से शुरू करना है। जीरो से भी नीचे से करेंगे, भरवाइए क्यों। ठीक है, माइनस से शुरू किया जाएगा, और ईमानदारी से क्लासेज आप लोग कर लीजिएगा, खास करके ये 2-3 सेगमेंट तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, दूसरे ग्रह के तो हम लोग हैं नहीं। मैं चैलेंज की दोबारा ऐसे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे एग्जाम यूपीएससी ही क्यों ना। ठीक है, एट द लेवल ऑफ जीएस, दैट्स माय कमिटमेंट, प्रोवाइडेड आप लोग सीरियस रहें। ठीक है, दिस इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। हम सर फोड़ के भी रह जाएंगे तो भी काम पूरा तभी होगा जब म्यूचुअली आप कोऑपरेट करें। और कोई सवाल? वेरी नाइस, चलिए फिर सी यू टुमारो, बाय।